मैं सबसे पहले आप सबों से एक अपील करना चाहता हूँ। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में राजा के शक्तियों, दायित्वों, अधिकारों एवं कार्यों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा ही विधायिका का सर्वोच्च अधिकारी, कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी और प्रधान न्यायाधीश भी होता था। इसलिए राजा को सर्वोच्च अधिकारी के रूप में माना गया है। और प्राचीन ग्रंथों में राजा के दायित्वों, शक्तियों एवं कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को तभी सुखी होने का अधिकार है जब प्रजा सुखी हो। यदि प्रजा दुखी हो तो राजा को भी दुखी होना चाहिए। अर्थात प्रजा के दुख सुख ही मूल आधार था राजा के कर्तव्यों का। जहाँ तक राजा के शक्तियों और उसके कार्यों का प्रश्न है, उसको कई भागों में देखकर, कई भागों में बांटकर हम चर्चा कर सकते हैं। राजा के सर्वप्रथम कार्य माने जाते हैं प्रजा की रक्षा, और प्रजा की रक्षा के लिए वह दुष्टों का दमन करता था, अपराधियों को दंड देता था और बाहरी आक्रमणों से भी प्रजा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व राजा पर था। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजा आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में प्रजा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संभाल कर रखा था। महाभारत में कहा गया है कि राजा ही प्राणियों का रक्षक होता है और वही विनाशक भी होता है। जो राजा रक्षक होता है उसे राज्य करने का, शासन करने का अधिकार होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता उसे राजा बनने का भी कोई अधिकार नहीं। राजा के दूसरे प्रमुख कार्य में प्रजा का पालन था। राजा न केवल प्रजा की रक्षा करता था बल्कि वह प्रजा का पालनहार भी होता था, और प्रजा के पालन में वह प्रजा के विभिन्न समस्याओं का समाधान करता था। चाहे वह सामाजिक संरचना के क्षेत्र में चारों वर्णों के लोगों की सुरक्षा, उसके पालन पोषण और उसके सामाजिक विकास का प्रश्न हो, यह राजा का उत्तरदायित्व था। राजा न केवल सामाजिक, नैतिक, धार्मिक क्षेत्र में राजा प्रजा का ख्याल रखता था, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी प्रजा का ख्याल रखना राजा का उत्तरदायित्व था। प्रजा को सुलभ बीज देने का कार्य हो, सिंचाई की व्यवस्था करने का कार्य हो, विपदा काल में उसे अनाज मुहैया करने का कार्य हो, ये सारे कार्य राजा के जिम्मे आता था। यदि प्राकृतिक विपदा आ जाती थी तो उनके तमाम तरह के कर अर्थात टैक्स माफ कर दिए जाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि प्रजा का पालन करना भी राजा का प्रमुख कार्य होता था। राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका संबंधी होता था और इसे सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी माना जाता था। इसके तहत राजा को दंड और रक्षण दोनों ही करने पड़ते थे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया कि कौटिल्य ने प्रजा के सुख में ही राजा के सुख को बतलाया है। इसलिए प्रजा को सुखी रखने के लिए वह विभिन्न कार्यों को अंजाम देता था। वह प्रजा को अकाल, बाढ़, सुखाड़, संक्रामक रोगों, बीमारियों इत्यादि से रक्षा करने का कार्य करता था। साथ ही साथ यदि प्रजा को कोई परेशान कर रहा होता था, यदि प्रजा को कोई कष्ट पहुंचा रहा होता था, चाहे वह दुष्ट हो, अपराध कर्मी हो
या बाहरी आक्रमणकारी हो, उससे रक्षण और दुष्टों, अपराधियों, बाहरी आक्रमणकारियों को दंडित करने का कार्य भी राजा का होता था। इसलिए राजा कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। राजा के न्यायिक कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में न्याय की एक बेहतरीन व्यवस्था की गई। निचले पायदान से लेकर राजा तक न्याय व्यवस्था से जुड़े होते और न्याय करने के लिए अलग मंत्री की भी व्यवस्था की गई थी। यदि मंत्री किसी भी मुकदमे में गलत निर्णय दे देता था तो वह मुकदमा राजा के पास जाता था, और यदि यह सिद्ध हो जाता था कि मंत्री ने गलत न्याय किया है तो मंत्री को 1000 पन का दंड दिया जाता था और राजा उसे सही न्याय देने का कार्य करता था। अर्थात राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। राजा को विधि निर्माण संबंधी भी कार्य थे। मनु हो या शुक्राचार्य हो, इन्होंने राजा को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अर्थात राजा कोई विधि निर्माण नहीं कर सकता था, उसे धर्म शास्त्रों के अनुसार ही न्याय देने का कार्य करता था, न्याय देने का कार्य करना पड़ता था। लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि राजा को आवश्यकता अनुसार विधि निर्माण करने का भी अधिकार है, और इस न्याय व्यवस्था के लिए वह पुरोहितों की, विधि जानने वालों की, वेद वेदांग धर्मशास्त्रों की बृहद जानकारी रखने वालों की नियुक्ति भी करता था, और जिसके सलाह से वह न्याय कार्य करने का काम करता था। इसके अलावे उसे प्रशासनिक कार्य भी करने होते थे। इस प्रशासनिक कार्य में 2 तरह के कार्य करने होते थे, जिसमें पहला मंत्रियों एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। साथ ही साथ वे मंत्री या पदाधिकारी कैसे कार्य करते हैं उसका मॉनिटरिंग करने का भी कार्य प्रशासनिक क्षेत्र में आता था। मंत्रियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता का ख्याल रखा जाता था, और जिसमें सबसे पहली योग्यता उसकी जिस विभाग का वह मंत्री बनाया जाता था उस विभाग की बेहतरीन जानकारी हो, ईमानदार हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और जुनून के साथ राष्ट्र के विकास के लिए वह कार्य करे। ये सारी बातें उसकी योग्यता के अंतर्गत आती थी। और इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसा ही मंत्री नियुक्त करता है। इसलिए राजा को स्वयं ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसलिए ऐसे राजा जो खुद ईमानदार, योग्य, राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होता है, वह अपने मंत्रियों और अधिकारियों की भी नियुक्ति में इन योग्यताओं का ख्याल रखता है। साथ ही साथ कार्यपालिका के क्षेत्र में वह कार्य करने के साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्र में जो मंत्री या अधिकारी लगे होते थे उनके कार्यों का दायित्व, वह कैसा कार्य कर रहा है इसका निरीक्षण करने का भी कार्य राजा के द्वारा किया जाता था। धर्म के संदर्भ में भी राजा का दायित्व था। धर्म अर्थात धर्म के अनुसार राज्य का संचालन हो रहा है या नहीं, यह भी एक प्रमुख कार्य था राजा का। और धर्म की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों में की गई है और जिसमें बतलाया गया है कि घ्री धातु से धर्म बना है, और इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के कर्म सदाचारी हों, मनुष्य के कर्म अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्य के रास्ते पर चलने का कार्य करे। अर्थात मानव जो धारण करता है उसी को धर्म कहा जाता है, और धर्म के आधार पर शासन का संचालन हो, इसके लिए पुरोहितों और ऋत्विकों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। इसके अलावे राजा सेना का भी सर्वोच्च अधिकारी था।
इसलिए सेना के अधिकारियों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति भी राजा के दायित्व के अंतर्गत आते थे, उसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आते थे। युद्धों में राजा अपनी सेना का नेतृत्व करता था और इसलिए सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, सैनिक उत्साह में रहे, इसलिए उसे प्रशिक्षण और युद्ध कला के लिए तैयार करने का कार्य राजा का होता था। यह एक महत्वपूर्ण विभाग था, क्योंकि किले से लेकर पूरे राज्य की सुरक्षा आंतरिक और बाह्य रूप से करने की जिम्मेवारी सैनिकों पर होती थी। हालांकि पुलिस व्यवस्था भी अलग से की गई थी। राजा का एक प्रमुख कार्य भूमि कर संबंधी भी था, क्योंकि प्रजा अपने आय का एक प्रमुख भाग राजा को कर के रूप में देता था और वह भाग कृषि के क्षेत्र में 1/6 भाग निर्धारित किया गया था। कहीं कहीं 1/4 भाग का भी जिक्र मिलता है। वह अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत तय किया जाता था, लेकिन राजा का यह प्रमुख दायित्व था कि प्रजा को बिना कष्ट पहुंचाए और प्रजा को सुखी रखते हुए, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते हुए भूमि कर निर्धारित करे और उसके कर वसूली के लिए अलग से विभाग बनाए गए थे, अलग से अधिकारियों और कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावे भी अन्य कार्य भी थे, जैसे विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरह के समारोहों का आयोजन करना, प्रजा को प्रोत्साहित करने के लिए कला एवं तकनीक का विकास करना, शिक्षण का विकास, शिक्षण के क्षेत्र में विकास करना, संगीत और कला के विभिन्न आयामों के क्षेत्र में मानव का विकास करना, ये सारे राज्य के अंतर्गत आते थे और जिसमें राजा की प्रमुख भूमिका थी और राजा अन्य कार्यों को करके और प्रजा को सुखी रखने का कार्य करता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में राजा का अधिकार मुख्य रूप से प्रजा के सुख और प्रजा की भलाई के लिए प्रदान किए गए थे। इसलिए राजा को निरंकुश माना गया, लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि राजा अराजक नहीं हो सकता, राजा एनार्किस्ट नहीं हो सकता है और राजा को निरंकुश नहीं होने देता है, जो कि हम मौर्य काल में खूब अच्छी तरह से देखते हैं। इस प्रकार राजा के दायित्व, राजा की शक्तियाँ, राजा के कार्य का प्रमुख आधार प्रजा की भलाई, प्रजा का उत्थान, प्रजा का विकास, राष्ट्र का विकास करना था। धन्यवाद।